अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स आर्टिकल 3.3 इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लेस क्यों होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देन हम देखेंगे इससे जो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। लास्ट लेक्चर में हमने आपके बुक का जो पेज नंबर 73 है वहां तक डिस्कस किया था, और जो इक्वेशन नंबर 3.23 है उसको हमने ड्राइव किया था। तो वहाँ भी हमने स्टैटिक फोर्स, जिसको हमने एफ से डिनोट किया था, या इसे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, इसको हमने रिलेट किया था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ और नॉर्मल रिएक्शन के साथ। फिर हमने आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, यानी नॉर्मल रिएक्शन की, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो प्रेसिंग फोर्स के इक्वल होती है, और प्रेसिंग फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट के, और वेट आपको पता है किसके इक्वल होता है, एम जी के। तो ये आपकी बुक की इक्वेशन थी 3.23 जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब इसी इक्वेशन से आगे जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उस पे आप हेडिंग दे दें इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो आज हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो इसकी फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं फ्रिक्शन की इम्पोर्टेंस, वो ये है कि फ्रिक्शन हमें वॉक करने में हेल्प करती है। किस तरह से हेल्प करती है अब आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम में कि एक पर्सन जो है ये एक रफ फ्लोर के ऊपर वॉक कर रहा है, इस रफ सरफेस के ऊपर। तो होता क्या है, ये अपने पाँव से इस ये जो सरफेस है, यानी ये जो अर्थ की सरफेस आपको नज़र आ रही है, इस पे बैकवर्ड फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन के अंदर, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है। तो एज अ रिएक्शन, क्योंकि आपने न्यूटन थर्ड लॉ में सीखा था कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ये यानी हर एक्शन की वजह से हमें एक अपोजिट फोर्स मिलती है, उस फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स का नेम देते हैं। तो यहाँ पे भी जो फ्रिक्शन का काम है, इस बात को आपने याद रखना है, फ्रिक्शन बेसिकली हमें रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है इसके पाँव से, इस पर्सन के, जो कि ये जो सरफेस है इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है इस फोर्स लगा के, और एज अ रिएक्शन जो है जो अर्थ है और जो इसकी सरफेस है, एज अ रिएक्शन वो क्या करेगी कि वो इसको आगे की तरफ एक फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो यह जो फोर्स है ये बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से आती है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन जो है वो हमें फोर्स प्रोवाइड करती है फॉरवर्ड, जिसकी वजह से हम ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ, आप अपने पाँव से ग्राउंड को जो है वो पीछे की तरफ धकेलते हैं, और एज अ रिएक्शन जो है वो ग्राउंड आपको फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि इसके अपोजिट होती है, जिसकी वजह से आप वॉक कर सकते हैं। और ये वाली जो फोर्स है, रिएक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन की वजह से आती है। अगर फ्रिक्शन कम हो तो फिर इसका जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि एक बॉय जो है वो क्या कर रहा है, इस वेट फ्लोर के ऊपर जो है वो चल रहा है। अब वेट फ्लोर के ऊपर जो चलना है वो रिस्की है, ऐसा इस वजह से है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या डेंजर हो सकता है कि आप जो है वो फॉल भी कर सकते हैं। अगर आप कभी शॉपिंग मॉल में गए हों तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जगह जगह वहाँ पे कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे प्रिकॉशनरी साइन यूज़ होते हैं कि यहाँ पे जो फ्लोर है वो वेट है, तो आपने ज़रा संभल के चलना है। तो अदरवाइज़ क्या होगा, ये डेंजर होगा कि आप वहाँ पे फॉल कर सकते हैं। और स्पेशली आपने फिर अगर आप ऐसे शूज़ के साथ चल रहे हैं जिसका जो सोल है, वो जो सोल है उसका वो स्मूथ हो, तो फिर उसके साथ जो स्लिपिंग के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपकी बुक की लाइन है, मैंने कॉपी की हुई यहाँ पे, इट इज़ रिस्की टू रन ऑन वेट फ्लोर विद शूज़ दैट हैव स्मूथ सोल्स। कि इसका मतलब है कि वेट यानी जो गीला फर्श है, जो गीली सरफेस है, उसके ऊपर चलना ऐसे शूज़ के साथ जिनका जो सोल है, यानी जो नीचे वाला उसका पार्ट है, वो बहुत ही स्मूथ हो। तो वहाँ पे रिस्क होता है कि आप क्या ना कर जाएं, फॉल ना कर जाएं। अब इसकी और एक इम्पोर्टेंस देखते हैं फ्रिक्शन की एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स रेस वगैरह आपने अक्सर देखी होंगी, या प्लेयर्स को फुटबॉल खेलते या क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा। तो उनके जो शूज़ होते हैं वो इस तरह के स्पेशल शूज़ होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरह के स्पेशल शूज़ होते हैं जिनकी जो ग्रिप है ग्राउंड पे वो बड़ी अच्छी होती है। तो ये जो इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रिप है, इस ग्रिप की वजह से
ये जो एथलीट्स हैं वो स्लिपिंग से जो है वो बच जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो अगर रेस कोई हो रही है तो ये बहुत तेज़ दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे अगर ये ऐसे शूज़ यूज़ करेंगे तो वहाँ पे चांस है कि वो जो स्लिपिंग है वो कम हो। अब इसी बात को आपकी बुक ने किस तरह से डिस्क्राइब किया उसको रीड कर लेते हैं। एथलीट्स यूज स्पेशल शूज दैट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप, सच शूज प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग व्हाइल रनिंग फास्ट। तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि जो एथलीट्स हैं वो स्पेशल शूज क्यों यूज करते हैं फॉर रनिंग। अब डिफरेंस देखते हैं कि स्लाइडिंग और रोलिंग में क्या डिफरेंस है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं राइट के ऊपर कि एक चाइल्ड जो है वो इस स्लाइड से नीचे आ रहा है, तो बिल्कुल इसकी जो मोशन है इसी को स्लाइडिंग कहते हैं। आपने भी अक्सर अगर आप पार्क में गए हो तो आपने इस तरह की स्लाइड जो है वो ली होगी। तो ये जो इसकी मूवमेंट है, जो इसकी मोशन है, ये स्लाइडिंग है कि एक सरफस जो दूसरी सरफस के ऊपर रब करती हुई जा रही है। लेकिन जो व्हील आपने देखे होंगे, लेकिन वो जो व्हील की मोशन है वो ऐसे नहीं होती। व्हील क्या करता है, बेसिकली व्हील जब फॉरवर्ड मूव करता है तो वो रोटेट भी कर रहा होता है। यानी ये सपोज करें व्हील है, तो जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो ये ऐसे साथ साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसी मोशन को रोलिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस सीखा कि रोलिंग और स्लाइडिंग में क्या डिफरेंस है। अब एक इंतहाई इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, व्हाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक्स और जान लेते हैं, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को माइंड में रखना है। हम इंशाल्लाह अभी इसके बाद इसी क्वेश्चन का जो है वो आंसर करने वाले हैं। अब जो अगर हम बात करें व्हील की, तो व्हील जो है वो एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अब आप ज़रा इमेजिन करें, ख्याल करें कि अगर कोई बस ऐसी है जिसके व्हील नहीं है और उसको स्लाइड करके एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप फ़ौरन से कहेंगे कि सर इट्स इम्पॉसिबल टू ड्रैग द बस, टू स्लाइड द बस। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, स्पीड इतनी नहीं होगी, इट्स टाइम वेस्टिंग। तो अगर उसके साथ व्हील है तो वो बड़ी फास्ट मूव करेगी और फ्रिक्शन भी कम होगी। सो दैट्स वाई ये जो व्हील की इन्वेंशन है, ये एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अब जो व्हील है उस जब वो रोल करता है तो फ्रिक्शन जो है वो कम किस वजह से होती है, वो इसी वजह से कम होती है कि जब एक व्हील जो है वो ऐसे फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है तो ये स्लाइड नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, रोल करता है ऐसे, यानी अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो क्या करता रहता है, मूव करता है साथ साथ। तो आपकी बुक ने इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट थिंग अबाउट अ व्हील इज दैट इट रोल्स एज इट मूव रादर देन स्लाइड, के ये स्लाइड नहीं करता बल्कि क्या करता है, रोटेट करता है, ये रोल करता है। अब अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि ये जो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन है ये कम क्यों होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब इस बात को सीखने से पहले थोड़ा सी एक और हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखें, आपको एक कार नज़र आ रही है। इस कार और ये जो ग्राउंड है, जहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे कार का टायर और ग्राउंड मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट। इस पॉइंट को कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, अगर फ्रिक्शन की वजह से जो रिएक्शन फोर्स है उसको समझना है तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे ज़रा गौर करते हैं। क्या होता है, जो कार का इंजन है वो कार के व्हील को जो है वो मूव करवाता है। उस कार का व्हील जब मूव करता है तो उसकी मोशन की वजह से जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इस पे ये एक बैकवर्ड फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। एज अ रिएक्शन अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ, ये जो ग्राउंड है और फ्रिक्शन की वजह से इस कार के टायर के ऊपर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई होती है, और उसी फोर्स की वजह से ये जो कार है या इस डायरेक्शन के अंदर, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, मूव करती है। तो इस बात को ज़रा सीख लेते हैं कि आपकी बुक ने जो है वो इस बात को किस तरह से एक्सप्लेन किया है। When the axle of a wheel is pushed, the force of friction between the wheel and the ground at the point of contact क्या प्रोवाइड करती है, वो रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है। अब इस रिएक्शन फोर्स की वजह से, जैसे अब हमने यहाँ पे बताया कि मोशन होती है, अब तो यहाँ पे अपनी बुक की लाइंस देखिएगा। द रिएक्शन फोर्स एक्ट्स एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ द व्हील इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। और यही वाली जो ये अपोजिट फोर्स प्रोवाइड करती है इन अ डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स, तो वहाँ पे हमारे पास उसी फोर्स की वजह से मोशन होती है। अब ये याद रखिएगा, अप्लाइड फोर्स जो है वो इंजन की वजह से,
फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करती है, वो रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है जो कि अप्लाइड फोर्स के क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है और उसी की वजह से क्या होती है, मोशन होती है। अब इस डायग्राम को कंसीडर करें। अगर आप ये वाला जो कॉन्टैक्ट पोर्शन है इसको कंसीडर करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दोनों सरफेसेस के नज़र आ रहे हैं, यानी इस व्हील के भी और ये जो बॉटम सरफेस है इसके भी, कि वो जो पॉइंट्स है वो इम्बेड हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट सरफेस में हमने इन्हीं पॉइंट्स को नेम दिया था कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन पॉइंट्स को कहते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट। और जो कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं यही क्या बनाते हैं, कोल्ड वेल्ड, तो इन्हें कोल्ड वेल्ड भी कहा जाता है। तो अब जब ये व्हील जो है ये इस सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हैं तो ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, रोल करता हुआ जाएगा। जब ये रोल करेगा तो ये वाले जो कोल्ड वेल्ड आपको नजर आ रहे हैं ये इनको रैप्चर नहीं करेगा, यानी इनको तोड़ेगा नहीं, इनके ऊपर क्या करता जाएगा, ऐसे रोल करता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब ये कोल्ड वेल्ड को ब्रेक नहीं करेगा तो वहां पे फ्रिक्शन भी क्या होगी, कम होगी। अगर ये सपोज करें थोड़ी देर के लिए कि आपने ब्रेक अप्लाई किए हैं, किसी गाड़ी का व्हील है, तो फिर क्या होगा, ये जो कांटेक्ट पॉइंट यानी कोल्ड वेल्ड हैं ये रैप्चर होंगे, ब्रेक होंगे, तो फ्रिक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो फ्रिक्शन कम इसी वजह से होती है कि ये जो रोल करता है विदाउट रैप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड्स। तो अब आपकी बुक ने इसी ये बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है, इसी के ऊपर उसको रीड करते हैं। द व्हील रोल्स विदाउट रैप्चरिंग द कोल्ड वेल्ड, that's why the rolling friction is extremely small than sliding friction। तो ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो आपके साथ और शेयर कर लेता हूँ। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक जो वेट फ्लोर है यानी एक वेट रोड है उसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक है। तो यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपको एक एक्सीडेंट जो है वो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप ख्याल करें कि ये एक्सीडेंट क्यों, किस वजह से हुआ होगा। तो ज़रा इस बात को सोचें तो आपके जहन में फ़ौरन बात आएगी कि सर ये जो वेट फ्लोर है यहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है, तो हो सकता है ये जो कार है ये स्लिप हो जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट जो है वो हैपन हुआ है, और ये एक वजह हो सकती है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इस वजह से हुआ है कि जो वेट रोड है यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है, और फ्रिक्शन अगर कम हो तो जो टायर है गाड़ी का उसको रोल करने में जो है वो मुश्किल होती है, और वहाँ पे जो स्लिपिंग के चांसेस हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इस बात को आपकी बुक ने किस तरह से एक्सप्लेन किया है, द व्हील वुड नॉट रोटेट, वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन, कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वहाँ पे जो व्हील है उसके लिए रोल करना जो है वो मुश्किल है, बल्कि वो रोल ही नहीं करेगा, वो स्लिप हो जाएगा। Thus friction is desired for wheel to roll over a surface. It is dangerous। अब यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर, ये वाला ये पार्ट जो है इसका, इट इज डेंजर व्हाई इट इज डेंजरस टू ड्राइव ऑन अ वेट रोड, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर ये होता है, इट इज डेंजरस टू ड्राइव ऑन अ वेट रोड बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज वेरी स्मॉल। दिस इंक्रीजेज द चांस ऑफ स्लिपिंग द टायर फ्रॉम द रोड, और इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब आपने जो है वो कार के टायर या बाइक के टायर के ऊपर अक्सर देखा होगा कि थ्रेड होते हैं, कि वो स्मूथ नहीं होता, उसके ऊपर थ्रेड होते हैं। वो थ्रेड जो है वो किस वजह से होते हैं, कि वो रोड की ग्रिप को अच्छी करे और वहाँ पे फ्रिक्शन को क्या करे, इंक्रीज करे। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाई थ्रेडिंग मेक्स ऑन टायर, के टायर जो है उनके ऊपर थ्रेड जो है वो क्यों बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है, आपकी बुक का ही पेज है ये, द थ्रेडिंग ऑन टायर इज डिजायर्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, thus threading improves road grip and makes it safer to drive even on wet road। अब ये वाली जो एग्जांपल है बाईसाइकिल वाली, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था कि अगर तो आप पैडलिंग करते रहते हैं तो साइकिल किस में रहते हैं, मोशन में। अगर आप ब्रेक लगाना चाहते हैं यानी स्टॉप आप कहते हैं कि बाईसाइकिल को करें, तो आपको क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप जो है वो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपका जो बाईसाइकिल की जो व्हील की मोशन थी, यानी जैसे ये ऐसे रोल कर रहा था, तो बाईसाइकिल की जब ब्रेक लगाते हैं तो बेसिकली वो इस रोलिंग मोशन को क्या करता है, स्टॉप करता है। और रोलिंग मोशन जैसे ही स्टॉप होती है तो ये जो टायर है ये स्लाइड करता है। तो लेकिन आप देखते हैं कि वो जो फौरन से क्या होता है, रुक जाता है। अब अभी हमने पढ़ा था कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो मच ग्रेटर होती है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। तो रोलिंग फ्रिक्शन को तो आप ब्रेक लगा के ख़त्म कर देते हैं, बाकी रह जाती है स्लाइडिंग। अब स्लाइडिंग की वजह से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी जो बाईसाइकिल है वो कम क्विकली टू रेस्ट
अब ये एग्जाम में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब इसको रीड करते हैं और आपने किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अ साइक्लिस्ट अप्लाइज ब्रेक्स टू स्टॉप हिज बाईसाइकिल, एज सून एज ब्रेक्स आर अप्लाइड द व्हील स्टॉप रोलिंग। ये देखें कि जैसे ही ब्रेक हम अप्लाई करते हैं तो उसकी जो रोलिंग मोशन है वो सीज हो जाती है, वो बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड बीगन टू स्लाइड ओवर द रोड, और स्लाइडिंग में आपको पता है फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई उसकी जो मोशन है वो फ़ौरन से वो रुक जाती है, और जो आपका बाईसाइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। सिंस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मच ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, दैट्स वाई योर बाईसाइकिल कम्स क्विकली इनटू रेस्ट। अब आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो बुक का नेक्स्ट लेक्चर है बैंकिंग ऑफ फ्रॉड, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे।